Hello students, we are discussing matrices. In this chapter we have already discussed the basics of the matrix and the properties, some properties like addition, multiplication and equality of the matrices. Today we are going to discuss transpose of matrix. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हमको समझना है आज, और ट्रांसपोज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज होता किसका है। तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर है m इंटू n, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज बिटवीन द रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स मीन्स एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज करिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 2 1 0 है, और इसका अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो हम पहली रो को, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना दें, तो ये कहलाएगा पहली वाली मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी है A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसकी रोज को हम कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे आ जाए हमारे पास ए डैश जे आई और यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एम। अब ये हमने इसमें किया क्या एक्चुअली, तो हमने इसकी जो रोज हैं उसके एलिमेंट्स को कॉलम बना दिया, और जब रोज को कॉलम बनाया है और इसका जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को भी हमने चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, चेंज हो ही गया है। रोज को जब कॉलम बनाएंगे तो कॉलम रो की जगह पे आ जाएगा और रो कॉलम की जगह पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है, तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो ऑर्डर जब हम इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालेंगे ए डैश का, तो ये हो जाएगा एन क्रॉस एम। तो एक चेंज तो ये होता है जब कभी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो उसकी जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। दूसरा एक चेंज ये होता है कि ए जे आई डैश इज इक्वल टू ए आई जे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो एलिमेंट ए डैश में, इसको हम बाद में लिखें, यहाँ पहले इसको लिख दें ए डैश जे आई। ए आई ये पोजीशन पे जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट ए डैश में ए जे आई पोजीशन पर होता है। इसका मतलब है आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या है, दिस इज द आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए एंड दिस इज जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए डैश। वही एलिमेंट हमें मिलेगा कहाँ पे, जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए डैश। तो इस तरीके से जब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें दो चेंज मिलते हैं। जो एलिमेंट आई जे पोजीशन पर ए में है वही एलिमेंट जे आई पोजीशन पर ए डैश में हो जाता है, और जो ऑर्डर है उसमें भी रो और कॉलम के नंबर जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जनरली कि ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जिनको ट्रांसपोज करने पर भी वो चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल होता है, और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इनको चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसमें अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी किया जाए तो वो एलिमेंट अपनी पोजीशन पर चेंज नहीं होते हैं, वो जिस पोजीशन पे होते हैं उसी पोजीशन पर बने रहते हैं। और उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट होते हैं, जो लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हैं वो लीडिंग डायगोनल के नीचे आ जाते हैं, और जो नीचे के एलिमेंट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए ये लीडिंग डायगोनल है, तो इस डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट है वो नीचे आ जाएगा और नीचे का एलिमेंट ऊपर आ जाता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में हो जाता है। ये इंटरचेंज में जाते हैं, इधर का एलिमेंट इधर और उधर का एलिमेंट उधर चला जाता है, ऊपर का एलिमेंट नीचे और नीचे का एलिमेंट ऊपर हो जाता है। ये ऐसा होता है।
अब अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है n, तो हम इस ट्रांसपोज का यूज कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसको हमें सीखना है। इसके पहले दो बातें और हम लोग सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स B है, तो हम जब इनका ट्रांसपोज करते हैं तो दो प्रॉपर्टी बल्कि तीन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ अगर प्रूव करना हो तो यही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ लिखा है इसी का यूज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है A डैश होल डैश इज इक्वल टू A। सेकेंड होती है कि अगर दो मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं, कंपेरेबल मीन्स उनके ऑर्डर सेम हैं और उनको हम ऐड करना चाह रहे हैं और ऐड करके इनका ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज करके ऐड करें, दोनों कंडीशन में वैल्यूज सेम रहती है। और थर्ड जो इनका प्रोडक्ट का रूल हमने पढ़ा था, उसमें जब ट्रांसपोज लेते हैं पहले प्रोडक्ट करें बाद में ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोज कर लें बाद में प्रोडक्ट करें, तो यहाँ पर रिवर्सल रूल काम करता है। रिवर्सल रूल का मतलब होता है कि जो A यहाँ पहले है और B बाद में है, तो जब राइट साइड में लिखेंगे तो दोनों टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे, B पहले आ जाएगा और A बाद में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एडिशन है ये तभी काम करता है जब दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल हों। ये हम लोगों ने कंपेरेबल का कॉन्सेप्ट और कॉन्फर्मेबल का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप लोग जाकर उसको वहाँ पर समझ सकते हैं। और दो मैट्रिसेस अगर कन्फॉर्मेबल हैं तभी उनका प्रोडक्ट हो सकता है। तो अगर कंपेरेबल हैं तो ये रूल काम करेगा और कन्फर्मेबल हैं तो ये रूल काम करता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से समझ भी लेनी है और इनको हमें प्रूव भी कर लेना है। आइए अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स स्क्वायर है, A एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने प्रकार से काम करती है ये हमको समझ लेना है। तो मोटे तौर पे हम लोग यहाँ पर तीन प्रकार से इसको सीखेंगे। नंबर एक, सिमेट्रिक या हम लोग इसको स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट पे समझेंगे। दूसरा हम लोग समझेंगे हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन। और तीसरा हम लोग देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तीन चीज़ें हमको सीखनी है जो बेस्ड हैं किसके ऊपर है, ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड है। तो अब इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है और उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वहीं से ये तीन नए कॉन्सेप्ट हमारे पास डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग समझते हैं, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, A स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को ही हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब कहेंगे, जब ये वाली मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। तो बहुत आसान से डेफिनेशन हम लोग ले सकते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू A डैश। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब कोई मैट्रिक्स हमारे पास एक A है और ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, A डैश के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच A डैश इज इक्वल टू माइनस A। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश इज इक्वल टू माइनस A।
अगर a डैश a के इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और a डैश माइनस a के इक्वल है तो वो हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो दोनों के सेम रहेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन और हमारी काम करती है कि aij इज इक्वल टू aji। इसका ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 2 0 5 3 5 -1। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज जब लेंगे तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। फिर हमारे पास जो सेकंड रो है, इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, और ये थर्ड रो है हमारे पास, इसको हम थर्ड कॉलम बना देंगे। देखिए बच्चों, अब देखिए जो पहली बार हमारे पास यहाँ पहली रो में क्या था 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 0 5, यहाँ पर भी 2 0 5 आ रहा है, यहाँ पर 3 5 1 है, यहाँ पे 3 5 -1 है। तो वही एलिमेंट्स हमें यहाँ भी मिल गए। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ए डैश और ए इक्वल हो गए, इसका मतलब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब ऐसा हुआ क्यों, ये समझने वाली बात है। तो देखिए ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हमारे पास हैं, और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। अभी हम लोग इसको थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे जब ट्रांसपोज की बात कर रहे थे। तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है। चेंज कौन से करते हैं, ये एलिमेंट चेंज करते हैं। तो ये एलिमेंट चेंज होकर यहाँ आ जाता है और ये वहाँ पहुँच जाता है, ये दोनों इंटरचेंज करते हैं। इसी तरीके से ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, और ये वाले एलिमेंट भी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर ये एलिमेंट लीडिंग डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर यही एलिमेंट क्या हों, इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हों लेकिन साइन डिफरेंट हों। जैसे अगर हमने ये मैट्रिक्स यहाँ लिखी है तो हम यहाँ लेते हैं 0 -2 -3, यहाँ पे लिख दिया 2 0 5, यहाँ लिख दिया हमने -3 -5 0। अब आप देखिए ये जो हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं, इनके देखिए इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहाँ -3 है और यहाँ पर 3 है, तो एक प्लस का है, ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 5 है। तो इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए फर्स्ट जो रो है वो बन जाएगी हमारे पास इस तरीके से। सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो लिखेंगे तो 2 0 5। अब सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम बनाया है। थर्ड रो को हम लिखेंगे तो ये हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब इसमें से हम पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव कर रहे हैं। और जब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव किया जाता है तो उसके हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लिखे सबके साइन हमने चेंज कर दिए, और जब साइन चेंज किए तो हमारी यही ए वाली मैट्रिक्स फिर से आ गई। 0 -2 -3 2 0 5 3 -5 0। और ये इसी को हम क्या करें थे, ए, तो हमारे पास आ जाएगा a डैश इज इक्वल टू -a। तो देखिए जब कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी हो कि जिसके लीडिंग डायगोनल के अलावा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स हमेशा होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी लीडिंग डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 है और बाकी जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन उनके अपोजिट है, तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें अगर याद रहेगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन होती है A12 और इसकी पोजीशन क्या होती है A21। तो जो 1 2 की वैल्यू है वही 2 1 की वैल्यू, तो यही यहाँ पे लिखा गया है aij इज इक्वल टू aji। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए आई जे नंबर पे जो एलिमेंट है यहाँ पे लिख सकते हैं आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू जे आईथ एलिमेंट। इनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। वो चाहे हम ए में देख लें या हम ए डैश में देख लें। इसी तरीके से जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें यहाँ पर ए जे आई पोजिशन पे जो एलिमेंट होता है वो -a i j के होता है।
यानी इनमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन साइन यहाँ पर अपोजिट, यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। इसमें साइन भी सेम होता है और नंबर भी सेम होते हैं। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें अगर हम चाहेंगे इस तरीके से लिखना तो यहाँ पे साइन हमें माइनस का लगाना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे आई जे आईथ एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस आई जेथ एलिमेंट। यहाँ पर लिखेंगे जे आईथ एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस आई जेथ एलिमेंट। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक में होता है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आइए कुछ थ्योरम सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक थ्योरम हमारे पास है, एवरी डायगोनल एलिमेंट इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। तो कोई भी अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जीरो रहते हैं। हमें ये प्रूव करना है, बहुत आसान सी थ्योरम है, बहुत जल्दी से प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। एक फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। आप जे आई इधर लिखेंगे तो आई जे इधर हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो यहाँ जे आई यहाँ कर लें और आई जे इधर कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट होता है किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो चूंकि मैट्रिक्स हमारी ए स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए ये फार्मूला हमारा काम कर जाएगा। अब हमें एलिमेंट कौन से दिखाने हैं, तो डायगोनल के एलिमेंट दिखाने हैं। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जे की जगह भी आई लिख देंगे इसमें, क्योंकि हमें डायगोनल के एलिमेंट चाहिए। कौन से एलिमेंट चाहिए, डायगोनल के। तो हम जब डायगोनल के एलिमेंट निकालेंगे तो हमें जे की जगह आई लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा जे की जगह आई और ये आई ऐसे ही लिखा रहेगा, इज इक्वल टू माइनस ए आई, जे की जगह भी आई लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए आई आई, ये माइनस का ए आई इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ जीरो बचेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2ai इज इक्वल टू जीरो। तो ai इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, 2 उधर अपान में जाएगा तो जीरो। और ये ai कौन से होते हैं, ये होते हैं लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू आ रही है जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, हमें यही प्रूव करना था कि लीडिंग डायगोनल का हर एक एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और उसके लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट हर एक जीरो आ गया। यही हमको प्रूव करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आइए अगले थ्योरम देखते हैं। देखिए सेकंड थ्योरम हम लोग समझ लेते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, हम क्या कर सकते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम, सम बनाना है। हम क्या कर सकते हैं, इनका सम कर सकते हैं। किसका सम करेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके दो पार्ट हो जाएंगे, और दो पार्ट में एक पार्ट होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ऐसा हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रूव करेंगे। एक तो हम ये प्रूव करेंगे कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट इस तरीके के बनते हैं कि एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, और दूसरा हम ये देखेंगे कि ये यूनिक हो पार्ट। यूनिक का मतलब ये जो पार्ट निकलेंगे ये ही केवल पार्ट होंगे, इसके कोई दूसरे पार्ट इस तरीके के नहीं हो सकते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए हम लोग ए को लिख सकते हैं 1/2a और प्लस 1/2a, यानी ए है तो हम इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, हाफ ए हाफ ए। हाफ हाफ को ऐड करेंगे तो पूरा कंप्लीट हमारे पास ए हो जाएगा, और इसमें हम ऐड कर देंगे
1/2 ए डैश और 1/2 ए डैश को माइनस कर देंगे। तो 1/2 ए डैश प्लस करेंगे और 1/2 ए डैश माइनस करेंगे, तो एक ही नंबर को किसी एक्सप्रेशन में ऐड करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास हाफ ए बचेगा, उसको ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पर फिर से ए हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस ए डैश और इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 1/2 दिस एंड q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। तो इस मैट्रिक्स के पार्ट को हमने सपोज कर लिया p और इस पार्ट को हमने सपोज कर लिया q। चलिए अब इसका p का क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों साइड में हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जहाँ ट्रांसपोज लेंगे तो ये तो p डैश रहेगा, 1/2 रहेगा। और यहाँ पे हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का साइन a और b दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये ट्रांसपोज का साइन a पर आ जाएगा और यहाँ a डैश लिखा है, इस पर भी ये ट्रांसपोज का साइन आएगा, तो यहाँ डबल ट्रांसपोज हो जाएगा। एक फार्मूला फिर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2 ए डैश प्लस ए डबल डैश इज इक्वल टू ए होता है। और एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग एडिशन का पढ़ रहे थे, मैट्रिसेस का एडिशन, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए और बी को ऐड करें या बी और ए को ऐड करें, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। इनके ऑर्डर ऑफ टर्म्स को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले टर्म को दूसरी जगह पे, दूसरे टर्म को पहली जगह पे लिखेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर भी ए डैश और ए को की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस ए डैश। तो देखिए बच्चों, पी डैश हमने लिया और ये जो नंबर हमारे पास है यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी हुई है, 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश। ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं p डैश इज इक्वल टू, ये p के इक्वल है तो यहाँ p लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, p डैश इज इक्वल टू p हो गया। तो जब p डैश p के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। ये यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं और हम लोग दूसरे पार्ट को भी प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ q इज इक्वल टू सपोज किया था 1/2 a माइनस ए डैश, दोनों साइड में क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ फिर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश होल डैश, ये हो जाएगा ए डैश होल डैश बिकम्स ए, यहाँ पे ए लिख देंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस ए डैश प्लस ए। और इन दोनों टर्म्स को चूँकि ऐड कर रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, इसलिए इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पहले टर्म को बाद में लिख दें और बाद वाले टर्म को पहले लिख दें, तो इससे कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ आ जाएगा q डैश इज इक्वल टू माइनस 1/2 a माइनस ए डैश। तो देखिए ये 1/2 a माइनस ए डैश यहाँ पर भी लिखा है, ये किसके इक्वल है, q के इक्वल है। तो इस पूरे टर्म की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं q। तो q डैश इज इक्वल टू आ रहा माइनस q। इसका मतलब हो गया कि q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पे लिखा था a इज इक्वल टू, ये इसको लिखे यहाँ पे लास्ट में a इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म हमने क्या सपोज कर लिया था, p, तो यहाँ पे लिख देंगे p। और इसको हमने सपोज किया था q, तो यहाँ लिख देंगे q। तो ये a क्या था, a स्क्वायर मैट्रिक्स था और p था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम प्रूव कर चुके हैं, p को क्या प्रूव किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और q को हमने सपोज किया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए क्या हो गया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूव हो गया है। अब दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि ये यूनिक है, तो हम इसको हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों, ये हमने जो अभी प्रूव किया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और ये पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये यूनिक है। यूनिक का मतलब ये केवल एक ही है, ऐसे कोई दूसरे टर्म नहीं हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट आर एंड एस बी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो हमने ये मान लिया कि आर और एस भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती हैं, किसकी, ए की। तो अब जब ये आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोगों को मालूम है आर डैश इज इक्वल टू आर होगा, और यस स्क्यू सिमेट्रिक है तो यस डैश इज इक्वल टू माइनस एस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा समझिए। अब हमने क्या सपोज किया कि ये इनकी क्या है, इस ए की दो मैट्रिक्स हैं। तो चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिखे जा सकती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस एस। ये आर है सिमेट्रिक और यस है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है पी प्लस क्यू में, इसी तरीके से हमने कंसीडर कर लिया है कि आर एस भी हो सकते हैं। इसके होंगे नहीं, होंगे तो केवल एक ही, लेकिन अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है। अब दोनों साइड में क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से ए डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर डैश प्लस एस डैश। यहाँ लिख देंगे ए डैश इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू क्या है, आर। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एस डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस एस है। तो हम यहाँ एस डैश की जगह लिख देंगे माइनस एस। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एस कैसा है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम 1 लिख दें और इसको 2 लिख दें और इन दोनों को ऐड कर दें। तो ए और ए डैश को ऐड करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इसको एक बार, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस ए डैश। आर और आर को ऐड करेंगे तो 2r हो जाएगा। एस प्लस माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते तो 1/2 ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। जब हम लोगों ने क्वेश्चन की शुरुआत की थी तो बच्चों हम लोग मान रहा था इस तरीके से लिखा था ये, और इसको हमने माना था P, इसे हमने P मान लिया था 1/2 a प्लस ए डैश, और इस चीज को हमने मान लिया था Q, तो ये था a माइनस ए डैश। तो देखिए ये यहाँ पे 1/2 a प्लस ए डैश, ये हमने क्या सपोज किया था, इसको P सपोज किया था। तो यहाँ लिख देंगे P, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, R। इसका मतलब है कि जब कभी भी हम इस A को तोड़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो जो सिमेट्रिक फॉर्म होगी वो केवल एक ही होगी। अगर हम दूसरी कोई सपोज करते तो वो भी R P के इक्वल आ गया। इसका मतलब R और P दो अलग अलग नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब P क्या है, यूनिक है। इसी तरीके से हमें उसको भी प्रूव करना है कि वो भी यूनिक है, Q को भी। कैसे प्रूव कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसको ऊपर लिख लेते हैं A इज इक्वल टू R प्लस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया ये वाला, और ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आएगा A माइनस ए डैश इज इक्वल टू 2s, और ये हो जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू s। और ये 1/2 a माइनस ए डैश को ही हमने क्या सपोज किया था, Q। तो Q किसके इक्वल आ गया, S के। तो देखिए यहाँ पर P और Q पहले हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आ रहे थे, बाद में हमने नए कंसीडर किए कि R और S भी जो है इसी A मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो सकते हैं। लेकिन P और R ये दोनों सिमेट्रिक पार्ट इक्वल हो गए और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि केवल एक ही सिमेट्रिक पार्ट होगा और केवल एक ही स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा, यानी एक से ज़्यादा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है P एंड Q आर यूनिक।
यानी P और Q जो हैं वो यूनिक रहेंगे, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो कभी भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा हमें यूनिक वैल्यू देंगे। बच्चों देखिए थ्योरम नंबर 3 है, A and B are two symmetric matrices, then AB is also symmetric if it is commutative। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और AB एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तीनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस A, B एंड AB। अब ये दोनों ये गिवन है और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि AB कॉम्यूटेटिव है। ये कॉम्यूटेटिव है का मतलब क्या हुआ? AB इज इक्वल टू BA, ये प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों कैसे प्रूव करते हैं। तो जो गिवन है इसका पहले यूज कर लेते हैं। A सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? A डैश इज इक्वल टू A। B सिमेट्रिक है, इसका मतलब हो जाएगा B डैश इज इक्वल टू B। और AB सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? AB होल डैश इज इक्वल टू AB। किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तभी कहते हैं जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाता है। तो A सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज A के बराबर हो जाएगा, B सिमेट्रिक है तो B का ट्रांसपोज B के बराबर है, और AB सिमेट्रिक है तो AB का ट्रांसपोज AB के बराबर हो जाएगा। बच्चों हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, AB होल डैश इज इक्वल टू होता है A डैश इंटू B डैश। अब देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास लिखा है AB होल डैश, AB होल डैश किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे AB। ये लिखा है B डैश किसके इक्वल है? B के इक्वल है, तो यहाँ B आ जाएगा। और A डैश किसके इक्वल है? तो A के इक्वल है। तो देखिए बच्चों AB इज इक्वल टू क्या हो गया? BA हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आइए अगले थ्योरम कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। अब ये बता रहा है कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालें तो वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। हमें गिवन क्या है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट A बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक है तो A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अब हमें इसका A का क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ A के लिए एक थ्योरम होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो वो देखिए एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकाला हमने A का, और उसका हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया। तो एडजॉइंट निकालने के बाद में ट्रांसपोज करें या पहले ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट निकालें, दोनों कंडीशन में जो वैल्यू होती है वो सेम बनी रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? एडजॉइंट ऑफ A, यहाँ पे लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये लिख दिया एडजॉइंट, और ये लिखा है A डैश, और A डैश किसके इक्वल है? A के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे A। तो देखिए इस एडजॉइंट का A डैश किया और ये किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल आ गया। कोई भी मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक। यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे पास एक है एडजॉइंट ऑफ A, इसका ट्रांसपोज निकाला, एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल आ गया। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत छोटे छोटे से प्रूफ हैं और बहुत आसान से भी हैं। मैट्रिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे और इस पार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसको आप बार बार वीडियो को देखिए और अच्छे से खूब समझिए ताकि हम आगे के जो भी पार्ट इसके पढ़ें वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे और अच्छे से इसको सीखेंगे। हमारा प्रयास और आपका प्रयास इसमें काफ़ी हद तक सफल हो पाएगा, ऐसी मुझे कामना है, ऐसी मुझे आशा है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।